हेलो बच्चों, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर। और ये जो हम लोग 12th का फिजिक्स जो आगे बढ़ रहा है हम लोग का, जिसमें हमने वीडियो अपलोड करना अभी थोड़ा रोक दिया था, और 11th के वेक्टर एनालिसिस का वीडियो हमने अपलोड किया है। कुछ वीडियो अभी पूरा वो भी नहीं हो पाया है, और पूरा हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर फील्ड, तो वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो आज उसी का हम लोग 12th वाले सेक्शन का अगला हिस्सा लेकर आए हैं। इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण का इंटेंसिटी जो फाइंड करना था उसका 2 केस डील कर दिया हुआ है, और 2 वीडियो में अपलोड हो चुका है, जिसमें थंबनेल पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, केस फर्स्ट on its axial point and case 2 on its perpendicular bisector और इक्वेटोरियल पॉइंट। आज हम लोग का केस थर्ड डील होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि व्हेन द पॉइंट इज एनीवेयर और एट एनी एंगल थीटा, जब पॉइंट ना हमारा इक्वेटोरियल पर होगा और ना ही एक्सियल पर होगा, उस परिस्थिति में हम लोग क्या करने वाले हैं। इससे पहले अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अगर ये सब आपको नहीं जानकारी है तो आप पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और इन सभी का जानकारी ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे, बहुत सारे टॉपिक अभी बाकी हैं, न्यूमेरिकल भी है। तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। हम लोग केस नंबर 3 डील करने वाले हैं। एक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है डाइपोल के कारण। यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन है थोड़ा सा, यहाँ पर केस 3 लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस 3, व्हेन द पॉइंट इज एनीवेयर, जब पॉइंट कहीं भी हो, मतलब कि ये फिक्स नहीं है कि वो इक्वेटोरियल पर है या एक्सियल पर है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका चार्ज यहाँ पर +Q और -Q, उसे हम लोग यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी। हमें यहाँ जरूरत है इसके मीन पॉइंट का, और मीन पॉइंट से कहीं भी एक पॉइंट हमने ले लिया r डिस्टेंस पर। r डिस्टेंस पिछले वाले में भी टॉपिक में भी था, यहां भी है। हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टोटल वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। EP का वैल्यू निकालना है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू उस P पॉइंट पर। देखते हैं, यह एक डाइपोल है, चार्जेस होंगे तो इसका एक अपना डाइपोल मोमेंट भी होगा। ये डाइपोल मोमेंट हमने मान लिया कि ये m वेक्टर है, या p वेक्टर भी हो सकता है, p वेक्टर या m वेक्टर। हमने यहां एंगल लिया थीटा। तो अब आप क्या करें, इस डाइपोल मोमेंट को, या जो डाइपोल था हमारा, इसके डाइपोल मोमेंट को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसका आप कंपोनेंट इस लाइन को देखें और फिर एक इस तरह से आप बनाएं। यहां है यह वेक्टर m, इसका कंपोनेंट जिधर एंगल बनता है, आप अगर पढ़े होंगे वेक्टर का रिजोल्यूशन तो आपको बताया गया है कि यह अगर वेक्टर है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, a कोई वेक्टर है, यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, तो इसका कंपोनेंट यहाँ पर a cos थीटा होता है और यहाँ पर a sin थीटा होता है। मतलब कि जिधर से एंगल बनता है उधर cos का कंपोनेंट लेते हैं। तो इस m वेक्टर का एंगल यहां बन रहा है, मतलब कि यहां पर इसका कंपोनेंट हो जाएगा m cos थीटा का। मतलब अब आपको ये डाइपोल मिला एक A1B1, जिसका डाइपोल मोमेंट हो गया m cos थीटा।
और ठीक यहां पर अगर m cos थीटा वाला लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर में यह लाइन है, तो इसका लाइन का, इस लाइन का मतलब इस डाइपोल का जो नाम अब हो जाएगा वह हो जाएगा m sin थीटा, और यह हमने a2 b2 से रिप्रेजेंट किया है। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, यहां पर थीटा एंगल पर एक लाइन था, r डिस्टेंस पर p एक पॉइंट है, हमें यहां इंटेंसिटी फाइंड करना था। हमने क्या किया कि इस m वेक्टर को, जो इसका डाइपोल मोमेंट था वेक्टर m, इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश है। यहां का हो जाएगा जो एंगल बन रहा है इधर से, तो m cos थीटा का यह वाला हो गया डाइपोल, a1 b1 जो डाइपोल अब नया बना है उसका डाइपोल मोमेंट हो गया m cos थीटा, और ठीक उसके परपेंडिकुलर में यह है यह, और इसका नाम हमने a2 b2 दिया, और इसका डाइपोल मोमेंट हो गया m sin थीटा। ओके, अब आपको इस वाले डाइपोल मोमेंट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब आप वेक्टर को रिजॉल्व कर देते हैं, जैसे a वेक्टर है, इसको आप रिजॉल्व कर दिए a cos थीटा में और a sin थीटा में, तो हमें अब a की कोई आवश्यकता नहीं है, यह आपका कंपोनेंट बन के रेडी है x और y एक्सिस का। उसी तरह से देखिए यहां पर अब ये वाले डाइपोल के लिए a1 b1 के लिए आप देखें, a1 b1 डाइपोल के लिए यह जो P पॉइंट है उसके लिए एक्सियल पॉइंट है, और एक्सियल पॉइंट का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसी डायरेक्शन में होता है E एक्सियल उसी डायरेक्शन में होता है, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2m अपॉन r3, 2m या 2p भी रख सकते हैं, 2m अपॉन r3। लेकिन यहां पर m तब लेते हैं जब डाइपोल मोमेंट का वैल्यू m होता है, लेकिन यहां तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू m cos थीटा है, यहां हो जाएगा m cos थीटा। क्लियर है इतनी बात? अब आप इस वाले डाइपोल का लिख लिए। अब इस वाले डाइपोल के कारण देखिए, तो इस वाले डाइपोल के कारण ये जो पॉइंट P है वो ठीक इसके परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है। इसके लिए तो ये एक्सिस पर पड़ गया, लेकिन इसके लिए a2 b2 के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यार, P जो पॉइंट है, तो उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और उसको आप लिखेंगे E परपेंडिकुलर या E इक्वेटर, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m अपॉन r3। इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m अपॉन r3। लेकिन फिर से वही बात कि यहां पर m नहीं है, m क्या है इसके लिए, तो m sin थीटा है, m के साथ आपको sin थीटा देना पड़ेगा। ठीक है, m के साथ आपको sin थीटा लगाना पड़ेगा। तो यहां का जो वैल्यू हो गया, एक इधर की ओर वेक्टर गया E एक्सियल, एक इधर की ओर वेक्टर गया E परपेंडिकुलर। इसका E एक्सियल का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2m cos थीटा बाई r3, और E परपेंडिकुलर का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m sin थीटा बाई r3। अब इन दोनों को आप वेक्टर के पैरेललोग्राम लॉ के तहत हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक पैरेललोग्राम बनेगा यहां, और इस पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल है, यही डायगोनल इसका रिजल्टेंट देने वाला है। और यहां देखिए आप, तो E एक्सियल और E परपेंडिकुलर के बीच का एंगल जो बनने वाला है वह ठीक 90 डिग्री का बनने वाला है। E एक्सियल और E परपेंडिकुलर के बीच का एंगल 90 डिग्री का बनने वाला है, और यह जो डायगोनल हो गया यह वाला, यही आपको EP का वैल्यू देने वाला है। ओके, तो देखिए इतनी चर्चा होने के बाद आप क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर द resultant of E axial and E perpendicular or E equatorial is given by
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब कि ई एक्सियल और ई परपेंडिकुलर का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें मिलने वाला है। देखिए क्या मिलने वाला है, ईपी इक्वल टू अंडर रूट पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर में एक लॉ है जिसका मैग्नीट्यूड जो आता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वह आर इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होता है। आर इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब पहला वेक्टर, तो हम लोग पहला वेक्टर अगर ई एक्सियल को ले लें प्लस दूसरा वेक्टर यानी कि ई परपेंडिकुलर को ले लें प्लस 2, फिर पहला वेक्टर इंटू परपेंडिकुलर, दूसरा वेक्टर इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल, यहां पर जो एंगल है वह 90 डिग्री है इन दोनों के बीच, तो कॉस 90। अब ये इतना जो टर्म है वह जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए ई एक्सियल का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2m cos थीटा अपॉन आर क्यूब का या होल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m sin थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, यह वाला वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेना है, यहां से आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इसमें भी है इसमें भी है, तो यहां बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, यहां बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां के बाद आपको करना है कि यह रूट और स्क्वायर ये तो बाहर निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m अपॉन आर क्यूब बाहर आ गया, और ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इस साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ लीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के रूप में, इसको भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दिया। अब आपका यह फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 माइनस 1 यानी कि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब पॉइंट आपका एनीवेयर रहेगा। आप पहले इस फिगर का और इस मैथमेटिक्स का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका कुछ स्पेशल केस है, दिखाते हैं हम कि हम लोग इस केस से किस तरह से पहले और दूसरे केस पर भी पहुंच पाएंगे। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, देखिए आगे। अब इसमें आप अगर चाहें तो स्पेशल केस के रूप में दोनों केस को आप पढ़ सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यह आपका डाइपोल था ए बी, यह था आपका थीटा एंगल बना हुआ। अगर इस थीटा को 0 डिग्री कर देंगे तो यह जो लाइन है, ये लाइन आ जाएगा यहां पर, यानी कि यह लाइन अब आ जाएगा यहां, थीटा बराबर 0 डिग्री होने के बाद यह जो P था वह यहां हो जाएगा, यानी कि E अब हो जाएगा E एक्सियल के रूप में, ठीक है, E एक्सियल के रूप में हो जाएगा। तो E एक्सियल का वैल्यू देन द पॉइंट देन E एक्सियल इक्वल टू 1 अपॉन, ये जो फार्मूला आया है यह वाला जो फार्मूला, इसी में थीटा के बदले आपको 0 डालना है, कुछ नहीं करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
m अपॉन आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। यहां पर थीटा के बदले डालना था 0, तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m अपॉन आर क्यूब रूट अंडर 3 cos 0 का वैल्यू 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 3 into 1 1 प्लस 3 into 1 3 प्लस 1 4। यहां पर फाइनली आपको रूट अंडर 4 मिलेगा जिसका रूट 2 निकलेगा, तो ई एक्सियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका रूट 2m अपॉन आर क्यूब। तो ये एक्सियल पॉइंट आ गया। तो हम लोग अगर चाहें तो इस तीसरे केस के फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए भी हम लोग केस 1 और केस 2 को भी प्रूफ कर सकते हैं। केस 2 को देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि आपका पॉइंट अब कहां चला गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर चला जाएगा। जैसे यह आपका डाइपोल था ए बी और ये पॉइंट था आपका थीटा, अब यहां पर था पी। जब यह 90 डिग्री हो जाएगा मतलब कि यह पॉइंट आ जाएगा यहां और ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ये पॉइंट पी जो है उधर की ओर मूव कर जाएगा, यानी कि देन ई परपेंडिकुलर इक्वल टू इसी फार्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। cos 90 का वैल्यू 0, तो ये भी वैल्यू 0 हो गया, तो यहां पर बच गया रूट अंडर 1, रूट 1 का वैल्यू 1, यानी कि यह फाइनली आया ई इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m बाई आर क्यूब। और इतना हम लोग पढ़ चुके हैं दूसरे केस वाले में। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो केस 3 की सहायता से केस 1 और केस 2 भी प्रूफ कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्पेशल केस है। ये हम लोग का आज इलेक्ट्रिक डाइपोल का तीनों केस समाप्त हो रहा है। आप इसको प्रैक्टिस करते रहें और फिर इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क, जो अगला टॉपिक हमारा होगा, अगला वीडियो होगा। तो तब तक के लिए आप वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।